नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। महाराष्ट्र चुनाव के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 को चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा। दिवाली के बाद चुनावी घमासान अब पीक की ओर बढ़ चला है। महायुति हो या महाविकास अघाड़ी, दोनों गठबंधन के उम्मीदवारों की सूचियों में भाई भतीजावाद साफ नजर आ रहा है। सभी दलों ने वंशवाद को बढ़ावा दिया है। एमवीए और महायुति दोनों घटकों की सीटों के बंटवारे में वंशवाद की झलक साफ दिखाई दे रही है और हम बताएंगे एक एक नाम आपको। दोनों गठबंधन में कैसे परिवारवाद खूब चला है और परिवार से संबंधित लोगों को टिकट बांटे गए हैं। तो महाराष्ट्र चुनाव में राजनीतिक परिवारों का दबदबा, और यह दबदबा सिर्फ महायुति या महाविकास अघाड़ी दोनों गठबंधन में दिखा है और दोनों गठबंधन में किसी की बेटी, किसी के बेटे, किसी के भाई को टिकट दिया गया है। तो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए अलग अलग नाम बताएंगे। दोनों गठबंधन में किस तरह से परिवारवाद हावी है, बागियों की भी हम बात करेंगे। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की हर पहलू पर हम गौर करेंगे। सबसे पहले हम वॉल की तरफ जाएंगे और 104 सीटों की बात करेंगे। वॉल के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं क्या स्थिति है इस वक्त महाराष्ट्र में। चूंकि सबसे जो 104 सीटों की बात करेंगे, 104 सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची में कैसा दिख रहा है भाई भतीजावाद, ये आपको बताते हैं। कांग्रेस ने मौजूदा विधायक शिरीष चौधरी के बेटे धनंजय चौधरी को टिकट दिया है। सुनील केदार की पत्नी अनुजा केदार को भी पार्टी का टिकट मिला है। शिवाजी राय मोघे के बेटे जितेंद्र को और भास्कर पाटिल की बहू मीनल पाटिल को भी टिकट मिला है। तो एक एक नाम देखिए। कांग्रेस के वंशवादी उम्मीदवार की हम बात कर रहे हैं। सुनील केदार की पत्नी अनुजा केदार को टिकट दिया गया है। शिवाजी राव मोघे के बेटे जितेंद्र मोघे को टिकट मिला है। और ये नाम आप देखते जाइए। भास्कर पाटिल की बहू है मीनल पाटिल, किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी का बेटा, किसी के भाई। दिवंगत भरत भालके के बेटे भागीरथ भालके को टिकट दिया गया है। वहीं पीएन पाटिल के बेटे राहुल पाटिल को भी कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। शाह महाराज छत्रपति की बहू और मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ की बहन ज्योति गायकवाड़ को भी पार्टी का टिकट मिला है। ये समझिए कांग्रेस के वंशवादी उम्मीदवारों की लिस्ट हमने आपको बताई। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्टी, हर पार्टी, बीजेपी जो आरोप लगाती है कांग्रेस पर परिवारवाद की, बीजेपी की भी आप देखिए लिस्ट। बीजेपी की हम लिस्ट आपको दिखाने जा रहे हैं वॉल पर। बीजेपी के वंशवादी उम्मीदवार सामने आ गए। अशोक चौहान की बेटी सृजिया चौहान को टिकट मिला है। लक्ष्मण जगताप के भाई शकन जगताप को टिकट मिला है। हरिभाव जावले के बेटे अमोल जावले को टिकट मिला है। बीजेपी 152 सीटों पर सबसे ज्यादा चुनाव लड़ रही, सबसे ज्यादा सीटों पर। बाबूराव पचपुते की पत्नी प्रतिभा पचपुते, ये सब कहीं ना कहीं किसी की पत्नी, किसी की बेटी। आशीष शिलार के भाई विनोद शिलार को भी टिकट मिला है। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष प्रकाश अवार्डे के बेटे राहुल अवार्डे को टिकट मिला है। कार्यकर्ताओं के नाम बहुत कम हैं। गणपत गायकवाड़ की पत्नी हैं सुलभा गायकवाड़। और ये सब कुछ वो नाम हैं। दिवंगत विधायक प्रकाश दहाके की पत्नी साय दहाके को टिकट मिला है। तो बीजेपी में भी ये नाम है। किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की भाई, किसी की बहन को टिकट मिला है। और ये परिवारवाद जमकर बीजेपी में भी, कांग्रेस में भी और दोनों गठबंधन में, हम शिवसेना शिंदे गुट की बात कर लें, शिवसेना उद्धव गुट की बात कर लें, उद्धव ठाकरे के बेटे ही आदित्य ठाकरे वर्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर एनसीपी शरद गुट की बात कर लें, या फिर एनसीपी अजित पवार गुट की बात कर लें, दोनों तरफ परिवारवाद हावी नजर आ रहा है। सवाल यही है कि परिवारवाद पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने वाली पार्टियां जब टिकट बंटवारे की बारी आती है तो उस वक्त सारी जो तमाम जो नियम कानून हैं या जो आप दूसरे पर आरोप लगाते हैं वो ताक पर रख दिए जाते हैं और मनमानी तरीके से बेटी, बहू, भाई, इनको टिकट दिया जाता है। नीतीश झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। नीतीश, सवाल यहाँ पर यही है कि जब परिवारवाद की बारी आती है तो परिवारवाद को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर रहती है। इस बार तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऐसा लग रहा है बीजेपी भी होड़ में शामिल हो गई कि परिवार के सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा टिकट बांटा जाए।
जी बिल्कुल सुमित, जिस तरह से यहाँ पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले टिकट बंटवारे की बात जब चल रही थी, उसी समय से हर बड़ा ओहदा रखने वाले नेता के किसी के भाई को, किसी के भतीजे को, किसी के बेटे को, किसी की पत्नी को इस तरह जो है टिकट दिया गया है। पार्टी जिस सीट पर मजबूत है, जिस सीट पर पार्टी के कोई बड़े नेता अपनी पकड़ रखते हैं, उसी नेता के किसी ना किसी रिश्तेदार को जो है टिकट दी गई है यहाँ पर। और सारी पार्टियों की तरफ से जो है यही फॉर्मूला जो है आजमाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी पार्टियों के दिमाग में इस वक्त एक ही चीज है कि किसी भी तरह उस सीट पर जो है जीत हासिल करना जो है सारी पार्टियां चाहती है। जिस तरह से आपने गणपत गायकवाड़ का जिक्र किया, गणपत गायकवाड़ जब जेल गए तो उनकी टिकट काटे जाने की बात चल रही थी, उनके ऊपर आरोप था पुलिस स्टेशन में फायरिंग का, तो ऐसे में उन्हें टिकट दिया जाना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए मुश्किल था, तो उनकी पत्नी सुलभा गायकवाड़ को जो है टिकट दिया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार की पार्टी की तरफ से पप्पू कालानी लगातार उल्लासनगर से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनके ऊपर भी जब ऐसे आरोप लगे, टाडा जैसे आरोप लगे थे, उस समय उनकी पत्नी, स्वर्गीय पत्नी जो है ज्योति कलानी, उनको टिकट दिया गया था। लेकिन इस बार इस चुनाव में उनके बेटे ओमी कलानी को टिकट दिया गया है। तो इसी तरह सिर्फ ये एक या दो सीट नहीं, हर वो सीट पर जहां पर पार्टी के बड़े नेता, कोई आला नेता ओहदा रखते हैं, पकड़ रखते हैं, उस सीट पर उनके ही दिशा निर्देश पर जो है हाईकमांड की तरफ से उनके किसी रिश्तेदार को, किसी के भाई को, भतीजे को जो है टिकट दी गई है। ऐसे में साफ तौर पर जो है यहाँ पर पार्टी, सारे पार्टी की मानसिकता है कि किसी भी तरह उस सीट पर जीत हासिल करना जो है उनकी मानसिकता है। किसी भी तरह से जो है नए चेहरे को ज्यादा मौका इस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दिया नहीं गया है, और ऐसे में लगातार वही सारे चेहरे जो लगातार बीते 3-4 विधानसभा चुनाव से महाराष्ट्र में जो लड़ते आ रहे हैं, उन्हीं चेहरों के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को जो है टिकट दिया गया है। जी सुमित। चलिए, बहुत शुक्रिया नीतीश। बिल्कुल, हमने वो नाम गिनाए भी हैं, और ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी में ऐसे नाम हों, हर पार्टी में ऐसे नाम शामिल हैं जो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे बेटा, बेटी, बहू, भाई। और ये मुद्दा मुझे नहीं लगता है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में, जो बाकी चुनाव में परिवारवाद का बीजेपी उठाती रही है, इस बार उठा पाएगी, क्योंकि पलटवार बहुत जोरदार विपक्ष भी कर सकता है। लेकिन सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा हमने बताया, शिवसेना उद्धव गुट की बात हो, शिवसेना शिंदे गुट की बात हो, एनसीपी अजित पवार गुट की बात हो, या एनसीपी शरद पवार गुट की बात हो, सब में अब आपको हम दिखाते हैं शिवसेना शिंदे गुट के जो वंशवादी उम्मीदवार हैं वो आपको दिखा रहे हैं। उदय सामंत के भाई किरण सामंत को टिकट मिला है। शिवसेना शिंदे गुट के वंशवादी उम्मीदवारों की लिस्ट हम दिखा रहे हैं। आनंद राव अडसुल के बेटे अभिजीत अडसुल को उम्मीदवार बनाया गया है। अनिल बाबर के बेटे सुहास बाबर को टिकट दिया गया है। और ये नाम लगातार आपकी लिस्ट टीवी स्क्रीन पर आता जाएगा। चिमन राव पाटिल के बेटे अमोल पाटिल, सबके कोई ना कोई बेटा है, कोई भाई, कोई बहू। संदीपन भुमरे के बेटे विलास भुमरे, रविंद्र वायकर की पत्नी मनीषा वायकर, और ये सब कुछ एक परिवार का जैसे लग रहा है कि कोई विधानसभा क्षेत्र है। उदय सामंत के भाई किरण सामंत, ऐसा लगता है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में किसी की पकड़ है तो वो अपने परिवार के सदस्य को दे देता है। अभिजीत अडसुल आनंद राव अडसुल के उम्मीदवार बेटे हैं। ये शिवसेना शिंदे गुट की बात हुई। अब आपको बताते हैं शरद पवार की पार्टी एनसीपी शरद गुट के उम्मीदवार लिस्ट में भी भाई भतीजावाद खूब नजर आ रहा है। यहां तो शरद पवार के पोते योगेंद्र पवार हैं, एकनाथ खड़से की बेटी रोहिणी खड़से, और ये ऐसा लग रहा है कि बहुत तैयारी इनके लिए की जाती है। दिवंगत आरआर पाटिल के बेटे रोहित पाटिल को शिवसेना एनसीपी शरद गुट का टिकट मिला है। नीलेश लंका की पत्नी रानी लंका, या फिर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलिल देशमुख को भी इस बार मैदान में उतारा गया है। पप्पू कालानी के बेटे ओमी कालानी को मैदान में उतारा गया है, यानी नेता का बेटा नेता ही बनेगा। अमर काले की पत्नी मयूरा काले, नेता का बेटा हो, पत्नी हो, बहू हो, बेटी हो, भाई हो, सब एक कॉरपोरेट की तरह, और चुनाव में उन्हें लड़ाया जाता है, उतारा जाता है मैदान में। फिर सवाल है कि परिवारवाद का आरोप किसके लिए? परिवारवाद में तो सब शामिल हैं। हमारे साथ इस वक्त दो मेहमान जुड़े हुए हैं। आलोक मेहता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज़ के, और साथ ही अरविंद मोहन जी। आलोक जी, परिवारवाद जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी हमलावर रही कांग्रेस पर,
बहुत तीखे हमले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किए, लेकिन इस बार के चुनाव में क्या ये मुद्दा बीजेपी उठा पाएगी, क्योंकि यहां तो लिस्ट है बीजेपी की भी। सालों से बना हुआ है और इसमें हम लोग चूंकि दर्शकों के लिए रिपीट, खाली जो पार्टियां आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाती है वो अपनी जगह है। इसके दो भाग कह सकते हैं आप। एक होता है सीधे उत्तराधिकारी, बगैर चुनाव के, जैसे आपने घोषित कर दिया उद्धव ठाकरे होगा, मेरा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, उसका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, लालू यादव उनका पत्नी बनेगी या बेटा बनेगा। ये जो उत्तराधिकारी वाला ये परिवारवाद, और या उस परिवार के 10 सदस्य 5 सदस्य, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ है, यादव परिवार, मुलायम सिंह यादव परिवार के 5 लोग एक साथ आ गए, उसको हम यदि उसमें भी देखिए, महाराष्ट्र के संदर्भ में जीतना एक बड़ी शर्त हर पार्टी के लिए है, या निर्दलीय भी खड़ा होता है तो हारने के लिए नहीं खड़ा होता। हाँ, सेबोटेज करने के लिए किसी से फंडिंग लेकर के और खाली सेबोटेज करने के लिए खड़ा, वो अलग बात है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वो अलग बात है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ये मुद्दा पब्लिक में होता है, आप हमारी मदद कौन करता है, कौन किसके पास हम पहुंच सकते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में 50 लोग हारे ना, कितने लोग हार गए, बड़े बड़े, चाहे कहने को पार्टियों का था, बीजेपी के भी लोग हारे, परिवार के नाम पर भी अभी अजित पवार जी की पत्नी हारी। तो परिवार नहीं, सवाल ये है कि इस तरह से परिवारवाद उसी का ही जख्म होगा जब वो काम नहीं किए हैं जी, और उसके बाद उसी को मुख्यमंत्री बना दे, उसी को सांसद बना दे। यदि, या जैसे अभी शिवराज सिंह हटाए गए, हटे, दिल्ली केंद्र में आ गए लोकसभा का चुनाव लड़ करके, उनके बेटे को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाता, उसको मैं परिवारवाद मानता हूँ। राजनाथ सिंह जी के बेटे को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाते तब परिवारवाद होता। आज जिस तरह की शरद पवार अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी जिंदगी उन्होंने तपस्या की है, मैं उनको धन्य, और फिर भी सुप्रिया सुले जीतती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर अजित पवार से इसलिए झगड़ा हुआ कि भाई वो बने या मैं बनूं। तो परिवार में फिर झगड़े जो सामने अभी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि हाँ, जनता के हित के लिए यदि कई वर्ष से यदि युवा कांग्रेस से आया, या मोर्चे से आया, या विद्यार्थी परिषद से आया, या किसी समाजवादी युवजन सभा से आया, और परिवार का सदस्य यदि लड़ता है तो उसको आप, लेकिन हाँ, यहाँ पर केंद्र में वो होगा, राज्य में वो होगा, उसका भाई होगा, वो परिवारवाद खतरनाक है। जो मेरा ऐसा ख्याल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश की है कि राजनाथ सिंह जी के बेटे को वैसा ही वहां पर शीर्ष मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, या किसी और राज्य में किसी परिवार के नेता को वैसा ही उत्तराधिकारी नहीं बनने दिया, जो मेरी जानकारी है। अब ये ठीक है कि ठाकुर बने थे, अनुराग ठाकुर, लेकिन मुख्यमंत्री पिता के बेटे केंद्र में आए, वहां पर वो रहे, उसके बाद खुद सत्ता में नहीं थे। ऐसी स्थिति में ये पिता पुत्र वाला जो खेल है उत्तराधिकारी का, वो सबसे बड़ा मुद्दा जनता के मन में भी आता है कि अच्छा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो टिकट बंटवारा होता है और उसमें अगर किसी पिता कोई विधानसभा क्षेत्र में जो जीतता रहा है लगातार, उसके बेटे को टिकट मिलता है जीवित रहते या निधन के बाद भी, ये परिवारवाद जनता के लिए ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है, ठीक है। लेकिन लिस्ट तो हम सब पार्टी को दिखा रहे हैं, तो कुछ पार्टी रह गई, एनसीपी अजित गुट की पार्टियों में भी भाई भतीजावाद लगातार है, भाई भतीजावाद से ये भी पार्टी अछूती नहीं रही, और ये भी नई पार्टी है जो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही है, एनसीपी शरद गुट और एनसीपी अजित गुट, 2 गुट बनने के बाद, और इस दल ने भी वंशवाद को बढ़ावा देने का काम किया है। लिस्ट यहां पर आपके सामने, नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को टिकट मिला है, और इस पर नवाब मलिक के उम्मीदवार पर तो विवाद भी हुआ। नवाब मलिक को मानखुर्द शिवाजी नगर से टिकट दिया गया है, नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को भी टिकट मिला है, और जिस सीट से नवाब मलिक जीते रहे हैं उस सीट से नवाब मलिक की बेटी को टिकट दिया गया है। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के प्रत्याशियों में भी वंशवाद का जोर चला। उद्धव ठाकरे के भतीजे वरुण सरदेसाई को बांद्रा पूर्व से टिकट मिला है। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे वर्ली से, आनंद दीघे के भतीजे केदार दीघे को भी पार्टी चुनाव लड़ा रही है। पूर्व मंत्री प्रशांत हीरे के बेटे अद्वैय हीरे ये भी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, और इसके अलावा दिवंगत नेता आर पाटिल की बेटी वैशाली सूर्यवंशी को पचोरा निर्वाचन क्षेत्र से उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने टिकट दिया है। माणिक राव जगताप की पत्नी स्नेहल जगताप भी शिवसेना उद्धव गुट की टिकट पर मलाड पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से चुनावी मैदान में है। सभी पार्टियों की हमने लिस्ट खंगाली और सभी पार्टियों की लिस्ट में हमें ये परिवारवाद नजर आया, किसी के भतीजे, किसी के बेटे, किसी की बहू, किसी की पत्नी, किसी का भाई। लेकिन जैसा कि आलोक जी ने कहा, अरविंद मोहन जी, क्या ये परिवारवाद जनता पर असर करता है,
या फिर आलोक जी जो कह रहे हैं उत्तराधिकारी की बात, वो ज्यादा अपील करता है? मेरे ख्याल इसको उत्तराधिकार वाले हिसाब से नहीं जोड़ के देखना चाहिए। असली चीज हमारे जो रिपोर्टर कह रहे थे कि विनेबिलिटी सबसे ऊपर रखी गई है, और विनेबिलिटी में कोई भी पार्टी नीति सिद्धांत इन सब चीजों का किसी ने कोई ख्याल नहीं किया है। सिर्फ कौन जीत सकता है, कौन अच्छी लड़ाई लड़ेगा, इसी का ध्यान रखा है। और इसीलिए परिवार भी है। आप देखेंगे तो सारे विधायक लगभग रिपीट हुए हैं। कांग्रेस ने भी टिकट नहीं काटा है, एलजेपी ने भी नहीं काटा है, शिवसेना ने भी नहीं काटा, बीजेपी ने भी मिनिमम टिकट काटे हैं। जो आमतौर पे बीजेपी बड़े पैमाने पे टिकट बदल देती है एंटी इनकम्बेंसी के नाम पे कि पुराने लोगों के खिलाफ नाराजगी होगी, तो वो भी नहीं हुआ है। अपराध का लिस्ट अगर आप बनाएंगे, जो लिस्ट आज आप दिखा रहे हैं, इस किस्म से अगर अपराध या मुकदमों की, आपराधिक मुकदमों की लिस्ट बनाएंगे, तो भी आपको सारी पार्टियां एक ही जैसे दिखाई देंगी। और अगर करोड़ और अरब में गिनती शुरू करेंगे कि किस उम्मीदवार के पास कितना पैसा है, तो वो भी वही है। महाराष्ट्र जैसी लिस्ट आपको आमतौर से दूसरी जगह दिखाई नहीं देगी। उसकी वजह यही है कि महाराष्ट्र में नीति सिद्धांत की पॉलिटिक्स खत्म हो गई। आज कौन किस पार्टी में है, एक जगह से टिकट कटेगा, दूसरी जगह से टिकट ऑफर हो जाएगा, और हुआ भी है। ये आखिरी वक्त उसको यहाँ से वहां टिकट हो गया, उसको हर आदमी दांव चल रहा है, और सिर्फ चुनाव जीतना एक लक्ष्य रह गया है। नीति सिद्धांत, कोई प्रोग्राम पार्टी का, कोई लीडर के पीछे का कि वो लीडर अच्छा है, ये सब गिनती महाराष्ट्र में आज के तारीख। फिर चुनाव के बाद आप देखेंगे कि जिसके पास नंबर आएगा वो किस किस किस्म के खेल करेगा, और वो खेल भी हम देख रहे हैं महाराष्ट्र पहली बार नहीं होगा। और ये खेल सभी पार्टियां करती हैं, सब पार्टियां कर रही हैं, इसमें किसी ने परहेज नहीं किया है। तो परिवारवाद आपको लगता है कि चुनाव में कोई मुद्दा बन पाएगा? मेरे ख्याल से जो महाराष्ट्र की स्थिति है, स्थानीय लेवल पे तो बनता ही है हर जगह, लेकिन वही है कि उसमें फिर पब्लिक भी परहेज नहीं करती है कि, और उसके लिए भी ये सबसे बड़ा मुद्दा नहीं होता है। पब्लिक अपने हिसाब से वैल्यूएशन करती है कि जीत के हमारा काम कौन करेगा, हमारी बात कौन रखेगा, और उसको फिर पब्लिक अपने हिसाब से जिताती हराती है। और मेरे ख्याल जब एक बार मैंडेट मिलता है तो काफी सारे दाग धुल जाते हैं। जिन दागों की चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं, परिवार, पैसा, अपराध, ये या पार्टी बदलना, आइडियोलॉजी छोड़ना, ये सारे दाग धुल जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहीं से सवाल अरविंद जी, एक और सवाल यहीं से उठता है आलोक जी। सवाल ये कि फिर जनता देखती क्या है? जनता क्या ये देखती है कि भाई इस विधानसभा क्षेत्र से ये जीतते रहे हैं, हमारे काम आते रहे हैं, तो चलिए अब इनकी बेटे की बारी आई तो हम एक सिंपैथी वोट, सहानुभूति वोट भी कई बार किसी का निधन होता है, उसके बेटे बेटी या बहू को टिकट मिलता है, तो जनता क्या ये सहानुभूति के आधार पर सिर्फ वोट दे देती है कि इनके पिता थे, इनके दादा थे, हमारे साथ रहे, तो हम इनको देंगे वोट? मुद्दा फिर कुछ नहीं रहता है, एक इमोशन रहता है। देखिए चंदन जी, लोकतंत्र में जो आप, क्योंकि हमारे जो करोड़ों मतदाता हैं, गांव के हैं, गरीब भी हैं, पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं, उनमें सबकी अपेक्षा जो थोड़ी समझ है, जो बिल्कुल ही ऐसा है जिनको भेड़ बकरी की तरह जैसे कह सकते हैं, ले गए जबरदस्ती पैसा दिया और वोट डलवा लिया, या डंडे के बल पर एक समय में लिया जाता था ज्यादातर, अब नहीं है वैसा। ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो होता है, भाई मेरा चंदन जी ने, अरविंद जी ने के पिताजी ने मेरी बड़ी मदद की थी, वो अध्यापक थे या जो कहीं पर काम करते थे, तो मुझे मेरे बच्चे को एडमिशन दिला दिया, ये जीवन भर याद रखता है। ये भारत की साइकोलॉजी है, ये पश्चिम की साइकोलॉजी नहीं है। मतलब मैं इसलिए आप थोड़ा सा, जो हम लोग गंभीर इशू पर बात कर रहे हैं, और क्योंकि नेता वेता हमारे साथ नहीं है, इसलिए मेरा ये कहना है कि इसको, जैसे कर्पूरी ठाकुर, आज कर्पूरी ठाकुर ने तो कहा यदि बेटे को टिकट दोगे भाई तो मैं अपना नाम वापस ले लेता हूँ। ऐसे लोग तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उस समय उनको था भाई मैं दीदी मैं नहीं कर सकता, हार जाऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो या तो मैं लड़ रहा हूँ तो ठीक है, बेटे को मैं दूसरी चीज नहीं दूंगा। इसी तरह के वो एक अलग स्वतंत्रता सेनानियों का एक था, वो आदर्श सही है। महात्मा गांधी ने अपने बेटे को नहीं बनाया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने या उनके बाद के परिवारों ने सबने अपना अपना किया। तो लोकतंत्र में, लेकिन हाँ, शुक्लास बंधु थे, ये उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ आपको, पंत जी का परिवार था यूपी की, यदि बात करें बिहार में भी कुछ टिकट से या उनके परिवार के लोग तो ज्यादा नहीं आए, लेकिन मान लीजिए भागवत आजाद के बेटे आज भी कीर्ति आजाद कहीं जीते, लेकिन वो किसी और इलाके में भी जीते, दरभंगा में हारे। तो ऐसी स्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि ये लोगों की अपेक्षा को पूरा करना, ये अब लोगों में समझ आ गई।
हमारे टेलीविजन मीडिया कहिए, सोशल मीडिया कहिए, बहुत ज्यादा जागरूकता आई है। लोग देखते हैं, तौल रहे हैं। जो पैसे से नहीं बिकता, ऐसे मतदाता अधिक हैं, और इसी के बल पर जाति पे बांटने की कोशिश हो रही है, जो बहुत ही बड़ा पाप, घोर पाप में किया जा रहा है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि उसमें की जाति का इसलिए वोट डाल दो, चाहे वो जुल्म करता है, हत्या करता है, तब भी डाल दो, वो गलत है। उसमें परिवार के नाम पर यदि कोई अपराधी है, उसी का बेटा यदि आ रहा है, तो वो लेकिन ऐसा होता है, ऐसा होता है, और ये शायद यही होता है, इसीलिए उसका विरोध है, और उसकी जनता हराती भी है। हाँ। देखिए, आनंद कुमार को पिछली बार मायावती जी को, बल्कि इंचार्ज था, उससे हटाना पड़ा। हाँ। उम्मीदवार तो छोड़ दीजिए, इसलिए कि लगा इसका विरोध हो जाएगा। हाँ। तो जो नेता हैं वो जानते हैं, जैसा मैंने कहा कि शरद पवार अपनी बेटी को यदि लाए, वो चुनाव जीतती है, स्वीकार किया गया, तो लगा शरद पवार के बाद वो आ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कि उनकी मैंने भाई की पत्नी को जिता दे। तो ये जनता डिसाइड करने वाली सुप्रीम है। हम और आप चाहे किसी को गाली दे, हाँ, पैसा ना खर्च हो, डंडे के बल पर ना हो, परिवार में इस आधार पर उत्तराकारी नहीं, साला तुम इसको वोट नहीं दोगे तो बंदूक मार दी जाएगी। हाँ। ये मैंने देखा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, बंदूक की नोक पर पूरा चुनाव जीता हारा जाता था जी। पूरा गांव खाली कर देते थे दलितों का। आज स्थिति किसी भी प्रदेश में नहीं है। इसलिए ये डेमोक्रेसी तरीके से जो जीते, शिवराज जी का बेटा यदि कुछ गलत बोला, तुरंत पार्टी में भी प्रतिक्रिया हुई, बाहर भी हुआ, भाई ये भाषण दे रहा है, ऐसा क्यों बोला। तो मुझे ऐसा लगता है कि परिवारवाद का फैसला जनता भी करती है और पार्टियां भी करेगी, यदि भविष्य उनको चौपट करना नहीं है तो। देखिए ना, कई लोग, अर्जुन सिंह का बेटे, उनका क्या हो रहा है। लेकिन एक विनिबिलिटी फैक्टर रहता है कि अगर परिवार का सदस्य को हम उतारते हैं और आम कार्यकर्ता को उतारते हैं, तो जीत की उम्मीद ज्यादा होती है कि भाई परिवार का सदस्य रहेगा, तो एक जुड़ाव लोग महसूस करते हैं। तो इसलिए पार्टियां भी ये तय करती हैं कि भाई हम अपने बेटे या बहू या जो टिकट बांटा जाता है इसी आधार पर। ठीक है, टिकट बंटवारा तो हो गया, नामांकन भी हो गया। अब एक बड़ी बात यह है कि महज 24 घंटे रह गए हैं नाम वापसी का, और 24 घंटे सिर्फ रह गए हैं ये भी टेंशन कम होने या बढ़ने का कि बागी क्या करेंगे। क्योंकि अगर बागियों ने नाम वापस नहीं लिया तो दोनों गठबंधन में स्थिति, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार बड़ा दिलचस्प है कि दोनों गठबंधन में स्थिति यह है कि बागियों ने टेंशन बढ़ा दी है। बड़ी खबर, महाराष्ट्र चुनाव के मैदान में 50 से ज्यादा बागी हैं, और ये 50 से ज्यादा बागी खेल बिगाड़ सकते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में बागियों ने टेंशन बढ़ा दी है, और 50 से ज्यादा बागी, जिसमें महायुति के 36 बागी चुनाव लड़ रहे हैं मैदान में, बीजेपी के 19 हैं, शिवसेना के 16 बागी हैं, वहीं एमवीए के 14 बागियों ने पर्चा दाखिल किया है। और बागियों की फौज महाविकास अघाड़ी में ज्यादा नजर आ रही है। सीट बंटवारा आखिर तक नहीं हो पाया, फॉर्मूला नहीं निकल पाया। समाजवादी पार्टी भी अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, और सवाल यहां पर यही है कि बागी क्या इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़ा रोल प्ले करने जा रहे हैं सरकार गठन में। सबसे बड़ा सवाल यही है। और ये देखिए, बागियों की जो लिस्ट हमने निकाली उसमें संख्या तो दोनों गठबंधन में संख्या है, एमवीए में भी है, महायुति में भी है, और दोनों गठबंधन में टेंशन की स्थिति बनी हुई है। महाराष्ट्र चुनाव मैदान में 50 से ज्यादा बागी क्या करेंगे। आलोक जी और अरविंद मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, इन बागियों का रोल आप क्या देखते हैं? इन बागियों की वजह से क्या चुनाव में असर होगा, और असर कितना होगा? क्या सरकार बनने तक असर होगा, सरकार के गठन तक असर होगा? देखिए, हम लोग अभी जो चर्चा कर रहे थे टिकट बंटवारे में गड़बड़ इस तरह से परिवारवाद के चलते, बागी उसकी एक वजह है। और खास तौर से बागी मैं इसलिए कहूंगा कि जो विधायक रहे हैं और मंत्री हुए हैं, उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, टिकट देने वाले लोग उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। तो बगावत की एक बड़ी वजह वो है। और आमतौर पे बगावत उस पार्टी में होती है ज्यादा जहां उम्मीद ज्यादा होती है जीतने की। तो अगर इधर महायुति से ज्यादा बगावत है, तो इसका मतलब कि टिकट के बंटवारे में यहाँ गड़बड़ हुई है, जहां उम्मीदवारों को जीतने की उम्मीद ज्यादा थी। लेकिन एक बात मैं इसके साथ ये भी कहूंगा कि अभी एक दिन विड्रॉल का बाकी है, तो उस मामले में बीजेपी और संघ परिवार पूरा, ये किसी भी संगठन की तुलना में ज्यादा व्यवस्थित ढंग से अपने बागियों को, अपने नाराज लोगों को मनाते हैं। सत्ता हाथ में हो तो ये और सुविधाजनक हो जाता है, क्योंकि आगे के लिए भी काफी वायदे किए जा सकते हैं,
अभी के लिए भी बहुत वायदे किए जा रहे हैं, और सिर्फ विधायक का पद नहीं होता है, काफी सारे पद होते हैं बंटने वाले। तो मैनेजमेंट में संघ परिवार उसमें अलग अलग रिश्तों के वजह से, पुराने काम के वजह से कौन किसको मना सकता है, ये बहुत व्यवस्थित ढंग से संघ परिवार के लोग, बीजेपी के लोग इस मैनेजमेंट में, नाराजगी मैनेजमेंट लेकिन में, सर एक झारखंड भितरघात में का भी फिर भी डर तो रहता है, नामांकन रहेगा, वापस निश्चित लेने रूप के से बाद है। भी अगर वो चाहें कि नहीं इस उम्मीदवार को हम जीतने नहीं देंगे तो बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। निश्चित रूप से क्लोज अगर लड़ाई हो हाँ, तो 10 विधायक भी जीत के आते हैं बागी, 15 भी जीत के आते हैं बागी। हाँ। तो अगली विधानसभा और सरकार के लिहाज से वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे, और उनका रोल सरकार चलाने और गिराने बनाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आलोक जी, जो नवाब मलिक को लेकर बात छिड़ी, नवाब मलिक की उम्मीदवारी को लेकर सुन रहा था मैं एकनाथ शिंदे साहब का बयान कल। उन्होंने कहा कि हम अभी वेट कर रहे हैं एनसीपी अजित गुट की तरफ से, अजित पवार जी के जवाब का। हमने अपना भी उम्मीदवार उतार दिया है और 4 तारीख है, अभी 4 नवंबर को उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख है। क्या ऐसी स्थिति आपको नजर आ रही होगी कि कोई पीछे हट सकता है? क्योंकि यहाँ सिर्फ पार्टी के अंदर बागी की बात नहीं है, यहाँ पर गठबंधन में भी घालमेल है। देखिए, इसमें आप चंदन जी, आप तो युवा हैं, WWF आप देखते सर रहे होंगे, कभी सुमित नहीं नाम हुआ देखते? सर। सॉरी, सुमित, हाँ, जी चंदन पहले थे। सुमित जी, जी मैं आप तो, चूंकि WWF आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो देखिए, जहाँ जी देखा मिली सर। जुली तो उसमें जिस तरह होता है, गठबंधन ही नहीं, पार्टियों में भी। मैं थोड़ा सा अलग हट के बात कर रहा हूँ, सैद्धांतिक बातें तो आप कह ही रहे हैं, जी लेकिन इसमें क्या है कि नवाज मलिक से लेकर जो पूर्वाग्रह हैं, यदि वो जीते अजित पवार की तरफ से तभी एनडीए को फायदा है, यदि वो हारे तब भी फायदा है। देखिए, जीत भी मेरी, पट भी मेरी। कांग्रेस में भी एक जमाने में, मैं चूंकि 50 साल से कवर कर रहा हूं इसलिए कह सकता हूं, कांग्रेस में सोची समझी के तहत भी कुछ लोग इंडिपेंडेंट, दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में, सुरेश पचौरी, आप पूछ लीजिएगा, वो अभी अभी आए हैं बीजेपी में, पहले नहीं बोलते थे, सुरेश पचौरी अध्यक्ष थे, उनको नीचा दिखाने के लिए अपने 40 कैंडिडेट्स को पैसा बड़े पैमाने पर फंडिंग करके, कुछ लोगों को तो मैं भी जानता था जिनको कितना बड़े पैमाने फंडिंग हुआ, खड़े कर दिए। जीते, पार्टी हार गई, तो या तो फिर उस तरह से अजित पवार जी 40 लोग खड़े कर देते, तब समस्या है। अभी जो नवाज मलिक वाला जैसा मामला है, हाँ, उनकी बेटी को लेकर विवाद हो सकता है, वो जीतेगी कि नहीं, लेकिन यहाँ पर यह है कि प्रफुल्ल पटेल आज भी अजित पवार गुट में है। वो सबसे निर्णायक भूमिका, पैसे के बल पर ही चुनाव जीता जाता है। ही वॉज रियल ट्रेजरर और फंडिंग मैनेजर फॉर शरद पवार। आज वो अजित पवार के साथ, उन पे भी कई गंभीर मामले ऐसे रहे हैं, लेकिन वो मामलों से निपट गए। उनका नहीं था, कभी क्लीन चिट निकल आई तो अभी तक चल रहा है, या कुछ चल रहा होगा तो कहीं अदालत बाद में कभी आएगा तो मालूम नहीं मुझे। ठीक है। इसलिए नवाज मलिक का मामला, या ऐसे कोई जो विभागी खड़े हैं, याद रखिए WWF की तरह भी खड़े हैं, और वो बाद में यदि चुनाव जीते गए तो फिर उस गठबंधन के साथ हो जाएंगे जो सत्ता में है। ये राजस्थान में बीएसपी तो पूरा मर्ज कर गई थी, 5 विधायक सारे चले गए कांग्रेस में। तो शरद पवार भी खरीद फरोख्त में, भारत के इतिहास में उससे बड़ा नेता मैंने नहीं देखा जो अपने बनाने वाले के खिलाफ चला जाए। यशवंतराव चौहान से लेके इंदिरा गांधी तक, सोनिया गांधी तक, राहुल गांधी तक, वो कब धोखा देंगे कोई दुनिया में नहीं बता सकता। मतलब अभी आप ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की जो लड़ाई है बहुत दिलचस्प होने वाली है, और नतीजे जब आएंगे तो तब भी पिक्चर साफ नहीं हो पाएगी। उसके बाद भी जो है पिक्चर का क्लाइमेक्स आखिर तक, जो कहा जाता है क्रिकेट में कि आखिरी गेंद तक का मैच चलता है, तो आखिरी बॉल तक का इस बार का मैच चल सकता है। बहुत शुक्रिया आलोक मेहता जी और अरविंद मोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव इस बार बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि पहली बार है कि एनसीपी 2 गुट में, शिवसेना 2 गुट में चुनाव। बागियों ने टेंशन बढ़ा दी है, परिवारवाद का तो मुद्दा है ही, और अभी भी अंदर खाने गठबंधन, दोनों गठबंधन के अंदर खाने में भी टेंशन की स्थिति बनी हुई है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और आपको सीधे लिए चलते हैं अगली खबर की ओर।